हमारे वोटर लिस्ट में किसी एक भी विदेशी का नाम नहीं होना चाहिए। इसी के लिए मैं लड़ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में। बिहार में लगभग प्रत्येक विधानसभा में 800 से 10,000 के आसपास बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी उसमें अपना नाम जुड़वा चुके हैं। सीमांचल की डेमोग्राफी बदली, उसका एक बड़ा कारण है घुसपैठ। पूरे बिहार की डेमोग्राफी बदली, उसका बड़ा कारण है घुसपैठ। असम की डेमोग्राफी बदली, उसका बड़ा कारण है घुसपैठ। बंगाल की डेमोग्राफी बदली, उसका बड़ा कारण है घुसपैठ। भारत को बर्बाद करने के लिए लगभग साल में 50,000 करोड़ की फंडिंग होती है कि बॉर्डर पे 2,000 रुपए देख घुसपैठी अंदर आते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी बिहार में बहुत बड़ी मात्रा में आ गए हैं। आर्मी कैंट एरिया है, मैं वहाँ गया तो देखा तो पूरी झुग्गी बस्ती बनी पड़ी है। हमने कहा झुग्गी बस्ती कैसी भाई? बोले बांग्लादेशियों ने झुग्गी बना ली। कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन लेबर का काम करते हैं, कुछ ये अपना कूड़ा उड़ा उठाने वाला काम शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे मिक्स हो जाते हैं, फिर वहाँ कारपेंटर का काम शुरू करते हैं। ऐसे ऐसे करके वो सेटल होते चले जा रहे हैं। लद्दाख में भी रोहिंग्या बांग्लादेशी पहुँच गए हैं। ये बिना पहुँचाए नहीं पहुँच सकते। जब तक ऐसे लोगों की नागरिकता नहीं खत्म होगी, जब तक ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर आजीवन बैन नहीं होगा, जब तक ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर कंप्लीट बैन नहीं होगा, तब तक ये घुसपैठियों को बसाना बंद नहीं करेंगे। जो पंजाब, ईस्ट पंजाब भारत में आया, उसमें सिख आदमी 65% है। लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया, वेस्ट पंजाब, पंजाब के दो टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब, आज वहाँ से कुछ जीरो हो गए। भारत में तब तक संविधान है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। घुसपैठ ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए घुसपैठियों के मददगारों पे यूएपीए लगाइए। तो ऐसी घटनाओं से हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को ना अपना माथा पीट लेना चाहिए। ऐसी घटनाओं को सुनने के बाद 2-4 दिन उनको नींद नहीं आना चाहिए। 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है, इसके लिए सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था जिम्मेदार है। एक एक घुसपैठियों के यहाँ 14 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे, ये उनकी हालत हो चुकी है। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। नमस्कार, पांचजन्य में आपका स्वागत है। एक ऐसे वकील जिन्होंने देश की न्यायिक व्यवस्था को, संविधान में निहित मूल्यों को न्याय व्यवस्था के जरिए ही पुनर्स्थापित करने की जिद पकड़ रखी है। एक ऐसे याचिकाकर्ता जो राष्ट्रवादी भी हैं, लेकिन देश की कानून व्यवस्था पर जो खामियां हैं उन पर सवाल उठाते हैं, याचिकाएं डालते हैं और प्रश्न सत्ता से भी पूछते हैं और कानून के अंदर जो खामियां हैं उन्हें सुधारने की कोशिश भी करते हैं। हमारे साथ है अश्विनी उपाध्याय जी, और आज उनसे जो चर्चा हम करेंगे, जो टू द पॉइंट बात करेंगे, वो करेंगे कानून व्यवस्था पर भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा करेंगे वो हम जो बिहार में एसआईआर हो रहा है उस पर करेंगे। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आपकी बहुत सारी याचिकाकर्ताएं हैं, देश के कानून के अंदर काफ़ी बदलाव की आप बात करते हैं जो कि स्वतंत्रता के बाद हो जाने चाहिए थे। लेकिन इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है, जिसके लिए आपने भी एक याचिका डाली थी, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, मुद्दा बिहार का है। वहाँ पर ये कोशिश की जा रही है और मामला भी कोर्ट में है। आपने याचिका डाली है कि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो इसको लेकर आपके विचार क्या हैं? 2017 में मैंने PIL तृप्ति जी फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और मैटर भी चल रहा है। उस समय मैंने कहा था कि भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कहते हैं सब एफिडेविट पे कहते हैं, हम उसके कुछ प्रमाण के साथ कहते हैं। जो हमने उस समय 2017 में कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, 2025 आ चुका है, घुसपैठियों की संख्या कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी है। इसलिए बढ़ी है कि वो बहुत तेज़ी साथ उनके यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है। एक एक घुसपैठियों के यहाँ 14 बच्चे, 16 बच्चे, 18 बच्चे, ये उनकी हालत हो चुकी है। हमारे बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, टोटल हो गए 36। 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसका मतलब 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में कुल 800 जिले हैं, 800 में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, यानी 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। कुल 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और इस डेमोग्राफी बदलने का एक बड़ा कारण है लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, घुसपैठ जिहाद, धर्मांतरण जिहाद, जनसंख्या जिहाद। ये मेरी घुसपैठ को लेकर दूसरी PIL है, जिसको आप स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कह रही हैं। इसके लिए मैं बहुत दिन से लड़ रहा था। इलेक्शन कमीशन ने इस पे काम शुरू किया। इलेक्शन कमीशन ने बोला भाई ठीक है, हम शुरू करेंगे अब काम, लेकिन उन्होंने बिहार में शुरू किया।
हमारा ये कहना है कि ये जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, जो डोर टू डोर होना चाहिए, सत्यापन, फिजिकल सत्यापन होना चाहिए, कौन जिंदा है, कौन मर गया, कौन वहाँ है, कौन वहाँ शिफ्ट हो गया, कौन भारतीय है, कौन भारतीय नहीं है, ये केवल बिहार में नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। केवल 10 साल 15 साल पे नहीं होना चाहिए जैसे बिहार में 2003 के बाद हो रहा है। 2003 के बाद एक तरीके से आप समझिए 22 साल बीत चुके हैं। हमारा कहना हर 5 साल में होना चाहिए, हर इलेक्शन के पहले होना चाहिए। विधानसभा इलेक्शन हो तो पहले एक बार SIR हो जाए, फिर इलेक्शन हो। लोकसभा चुनाव हो तो पहले SIR हो जाए, फिर इलेक्शन होना चाहिए। और ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है। एक इलेक्शन कमीशन का टोटल 2 ही काम है। पहला काम है इलेक्टोरल रोल तैयार करना, मतदाता सूची तैयार करना। दूसरा काम है इलेक्शन कराना। संविधान में एक है राइट टू वोट, एक है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, यानी कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, अगर वोट नहीं भी कर पाएगा तो चलेगा, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि हमारे वोटर लिस्ट में किसी एक भी विदेशी का नाम नहीं होना चाहिए। इसी के लिए मैं लड़ रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, और इसीलिए मैंने ये SIR वाली PIL फाइल किया है। मेरी जानकारी के अनुसार बिहार में लगभग प्रत्येक विधानसभा में 800 से 10,000 के आसपास बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी उसमें अपना नाम जुड़वा चुके हैं। और ये बहुत बड़ा है। विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आता है वो 2,000 वोट, 3,000 वोट, 4,000 वोट से आता है। और जहां हर विधानसभा में 8 से 10,000 घुसपैठी अपना नाम जुड़वा चुके हैं, तो फिर वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा? सीमांचल का जो एरिया है आपका, अररिया है, पूर्णिया है, बिहार है, वो किशनगंज है, उस पूरे सीमांचल में एकदम डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो वो जो सीमांचल की डेमोग्राफी बदली उसका एक बड़ा कारण है घुसपैठ। पूरे बिहार की डेमोग्राफी बदली उसका बड़ा कारण है घुसपैठ। असम की डेमोग्राफी बदली उसका बड़ा कारण है घुसपैठ। बंगाल की डेमोग्राफी बदली उसका बड़ा कारण है घुसपैठ। तो घुसपैठ रोकने के लिए सरकार जो काम कर रही हो तो कर ही रही है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो सुनिश्चित करे कि हमारे वोटर लिस्ट में किसी एक भी व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए। बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी लिखा हुआ है कि जो भारत का नागरिक है वही वोट दे सकता है, वही चुनाव लड़ सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, जो भारत के नागरिक नहीं हैं वो भी वोट दे रहे हैं। इसलिए मैंने PIL फाइल किया है। और 10 जुलाई को टोटल 11 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। उसमें 10 याचिकाएँ ऐसी हैं जो कह रही हैं कि SIR होना ही नहीं चाहिए। उसमें इकलौती मेरी याचिका है जो हम कह रहे हैं SIR केवल बिहार में नहीं होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे होना चाहिए, हर चुनाव के पहले होना चाहिए। यानी कोर्ट में जो चल रही है कार्रवाई वो इस पे चल रही है कि बिहार में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन अश्विनी जी ने जो PIL डाली है, आपने जो डाली है, उसमें यह है कि सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में होना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं, जब ये मुद्दा उठता है, जैसे कि आपने बताया कि ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है और होना भी चाहिए कि मतदाता लिस्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। विपक्ष के कुछ जो कथित सेक्युलर नेता हैं, चाहे वो TMC से हों, RJD से हों, इन सब ने विरोध जताया है। कुछ विदेशी फंडिंग से चलने वाले NGO हैं, जैसे कि योगेंद्र यादव जी का जो NGO है, ये सब के सब जो है इस याचिका के खिलाफ जा रहे हैं। मतलब उनको नहीं चाहिए कि बिहार में, क्या आप पूरे देश की बात करें, वो तो बिहार में भी इसे नहीं होने देना चाहते, क्योंकि अब थोड़ी कानूनी भाषा है। तो उनका तर्क जो है ना वो ये है कि चुनाव आयोग का ये जो संविधान है, आदेश है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325, 326 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और वोटर रजिस्ट्रेशन नियम 1960 के नियम 21A का उल्लंघन करता है। अब आपको ये क्या लगता है, ये जो इस पूरा ये उन्होंने अपनी दलील दी है और इसको खारिज करने की बात कर रहे हैं, ये क्या एक राजनीतिक स्टंट है, कोई एजेंडा है? ये सारी दलीलें उस दिन दी गई थी और ये सारी दलीलें बेकार हो गई। इसके बावजूद इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं किया। इलेक्शन कमीशन को बोला आप अपना काम करिए जो आपका काम है। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में पढ़ना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वैसे इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट चलता है संविधान के आर्टिकल 124 से और इलेक्शन कमीशन चलता है संविधान के आर्टिकल 324 से। सुप्रीम कोर्ट का काम है न्याय करना और इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। इलेक्शन कमीशन का काम ये सुनिश्चित करना नहीं कि 100% वोटिंग हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि 100% वोटर जो है वो इंडियन होना चाहिए, एक भी बाहरी नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी है। जहाँ तक ये PIL की बात है, देखिए भारत को बर्बाद करने के लिए लगभग साल में 50,000 करोड़ की फंडिंग होती है। 50,000 करोड़। और ये जो फंडिंग हो रही है, नेताओं को भी हो रही है, अभिनेताओं को भी हो रही है, लेखकों को हो रही है, बुद्धिजीवियों को हो रही है, पत्रकारों को हो रही है, कलमकारों को हो रही है, यूट्यूबरों को भी हो रही है।
एनजीओज़ के माध्यम से हो रही है, अवार्ड दे के भी हो रही है, घुमा टहला के भी हो रही है, विदेश यात्रा करा के भी उनको मोबिलाइज किया जा रहा है। अलग अलग तरीके से सब पूरा धंधा चल रहा है। इस पे मेरी एक अलग PIL है, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड। आप गूगल करिएगा यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड, जिसमें मैंने कहा है कि बाहर से FCRA के माध्यम से बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा है। ये जो याचिकाएं हैं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन निश्चित रूप से भारत में बहुत सारे लोग, उनको जो फंडिंग आती है वो घुसपैठियों को बसाने के लिए आती है, घुसपैठियों को कवर फायर देने के लिए आती है, तो वो कवर फायर दिया जा रहा है। ये याचिकाएं बहुत सीधे सीधे मैं ये कह सकता हूँ कि केवल और केवल बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए वोट दे सकें, ये उसको उसी के लिए पूरी की जा रही है और कुछ भी नहीं है। कायदे से तो सबको स्वागत करना चाहिए, भाई अच्छी बात है, इलेक्शन कमीशन सबका करे, विदेशी क्यों करे, लेकिन जिस तरीके से हो रही है, और एक नहीं 10 याचिका पे तो उस दिन सुनवाई हुई है, अभी टोटल 10 और भी बची हुई हैं। अगली डेट पे जब सुनवाई होगी 28 तारीख को, तो 21 याचिकाओं पे सुनवाई होगी। 20 होंगी जो कहेंगे इलेक्शन कमीशन नहीं करना चाहिए, और एक होगी जो कहेगी इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। तो 28 तारीख को तो 21 याचिकाओं पे सुनवाई होगी। ये सिचुएशन है। जब तक फंडिंग नहीं बंद होगी तब तक ये बंद नहीं होगा। अश्विनी जी, लेकिन FCRA को लेकर गृह मंत्रालय ने काफ़ी रूल्स जो हैं काफ़ी सख्त किए हैं, और उसके बाद काफ़ी असर भी पड़ा है। कई जो ऐसे NGOs हैं, लगभग 5 लाख NGOs के लाइसेंस गृह मंत्रालय ने कैंसिल किया है। मैं उसके लिए माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक बात समझिए, जैसे अंग्रेज़ों ने 100% कानून भारत को लूटने, बांटने और गुलाम बनाने के लिए बनाया था, वैसे ही कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 100% कानून भारत को लूटने, बांटने और बर्बाद करने के लिए बनाया। मैं इस विषय पे कांग्रेस के किसी भी समर्थक से खुली चर्चा के लिए तैयार हूं, जहां ये वो बता दे कि कांग्रेस ने ये जो कानून बनाया था, ये वोट को, मतलब वोट और नोट को ध्यान में रख के नहीं, बल्कि राष्ट्रहित को ध्यान में किया था। वोट और उनका ले दे के एक ही पूरा मोटिव रहा, कुछ भी उन्होंने किया, या तो वोट के लिए, या तो नोट के लिए, या तो वोट के लिए, या तो नोट के लिए। ये कानून FCRA वोट के लिए बनाया गया था और नोट के लिए बनाया गया था। अपने जो उनके पालतू पत्रकार हैं, पालतू उनके कलमकार हैं, पालतू उनके लेखक हैं, पालतू उनके यूट्यूबर्स हैं, उनको फंडिंग होती रहे, और हो भी रही है। भले ही लगभग 5 लाख NGOs का लाइसेंस रद्द कर दिया गृह मंत्रालय ने, लेकिन अभी वो फंडिंग बंद नहीं हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ, एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। ये हमें अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो भारत का सुरक्षा चक्र टूटा। इसलिए इस कानून को, FCRA को ख़त्म करना चाहिए। मैं तो पहले भी कई बार कह चुका हूँ, मैं आज फिर से सरकार से मांग करता हूँ, FCRA ख़त्म करें। पहले 1 साल के लिए कंप्लीट विदेशी फंडिंग बंद कर दें, उसके बाद नया कानून बना लें। लेकिन आज की डेट में जितनी विदेशी फंडिंग आ रही है, उसमें से मुश्किल से 10% फंडिंग राष्ट्रहित के लोग जो राष्ट्रहित का कार्य करना चाहते हैं उनको आ रही है। 90% फंडिंग भारत को बर्बाद करने वालों को जा रही है। FCRA की अभी भी जो फंडिंग आ रही है वो माओवादियों को जा रही है, नक्सलियों को जा रही है, जिहादियों को जा रही है। लब जिहाद, ये छांगुर बाबा पकड़ा गया, देखिए। हाँ, उत्तर प्रदेश का अभी तो सबसे पकड़ा गया ना। 100 करोड़ की फंडिंग आई ना, अभी भी आई, अभी भी चल रही है। तो ये कानून ही खत्म करना पड़ेगा। कांग्रेस के कानूनों को 100% खत्म करना पड़ेगा, और फिर अपने हिसाब से नए कानून बनाना पड़ेगा, अपनी ज़रूरत को देखते हुए। आपने जिस तरह से बताया कि पिछले, जब से आप 2017 से काम कर रहे हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा उस समय आपने बताया घुसपैठिए अलग अलग, विशेष तौर से सीमांचल क्षेत्र जो हैं या सीमावर्ती राज्य जो हैं, वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। ये चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही, लेकिन इसका मूल कारण क्या है? ये कैसे बढ़ता जा रहा है? इसकी वजह क्या है? घुसपैठ का मूल कारण है भ्रष्टाचार, और घुसपैठ का मूल कारण है घटिया कानून, और घुसपैठ का सबसे जो प्रमुख कारण है वो सड़ी हुई न्याय व्यवस्था। भारत में जब भी घुसपैठियों का मुकदमा आता है तो जज साहब को घुसपैठियों के मानवाधिकार की ज़्यादा चिंता हो जाती है, भारत की सुरक्षा की चिंता कम होती है। ये मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। पहली बात तो हमारे पास जो फॉरेनर एक्ट था 1946 वाला चल रहा था, 2025 में जाके अभी बदला गया, नया कानून बना है जो घुसपैठियों पे लागू होता है। घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बॉर्डर पे 2000 रुपये दे घुसपैठी अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 में आधार बनवा लेते हैं, नगर निगम के दलाल 2000 रुपये में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, तहसील के दलाल उनका 2000 रुपये में उनका राशन कार्ड बना के दे देते हैं। और जब उनके पास ये 3 डॉक्यूमेंट हो जाता है तो RTO ऑफिस के दलाल उनका 3 से 4000 रुपये में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दे देते हैं। जब उनके पास 4 डॉक्यूमेंट हो जाता है तब ये ओट जीवी, नोट जीवी
जो गद्दार हैं, जिनको पार्षद का चुनाव लड़ना है या प्रधान का चुनाव लड़ना है या विधायक बनना है, वो उनका वोट, चूँकि 4 डॉक्यूमेंट बनवा लिया उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार खर्च करके, 10 से 15 हज़ार रुपये में 4-5 डॉक्यूमेंट बन गए। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उनका वोटर आई डी में नाम जुड़वा देते हैं। अब वोटर आई डी में नाम इसलिए जुड़वा देते हैं क्यों फर्जी डॉक्यूमेंट इसलिए बन गया क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना गंभीर अपराध नहीं है, इसलिए बन गया। वोटर आईडी में नाम इसलिए जुड़वा दिया कि फर्जी वोटर आईडी में नाम जोड़ना और जुड़वाना ये भी गंभीर अपराध नहीं है। अल्टीमेटली वहाँ जाते हैं वो कर्मचारी, उनके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और वो उनको सर्टिफाई करते हैं कि हाँ जी फलाना आदमी तो यहाँ रह रहा है, ये तो रह रहा है। आधार बनवाना तो बहुत ही आसान हो गया। मैं तो इसलिए मेरी PIL भी चल रही है कि वोटर लिस्ट और आधार के लिए आप पोस्ट ऑफिस को नोडल सेंटर बनाइए। ये हमने जो प्राइवेट लोगों को काम दे दिया उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिल गया, कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए एम्प्लॉयमेंट तो मिला, लेकिन उसका दुष्परिणाम आज दिख रहा है। जिस तरीके से 2,000 रुपये में कॉमन सर्विस सेंटर पे आंख बंद करके आधार बनाया जा रहा है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो, आप तृप्ति हैं, आप रानी के नाम से अपना आधार बनवा लीजिए, लक्ष्मी के नाम से बनवा लीजिए, या किसी भी नाम से चाहिए, आप जहाँ से चाहिए वहाँ बनवा लीजिए, दिल्ली से बनवा लीजिए, कलकत्ता से बनवा लीजिए, जहाँ का पता चाहिए वहाँ का पता बन जाएगा। आपके पास कोई ID प्रूफ ना हो फिर भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट बनाना और बनवाना ये हमारे देश में गंभीर अपराध नहीं है। आपको जैसे आप बता रहे हैं ना, इसी तरह के अगर हम मामले देखें, जो आधार कार्ड होता है उसको लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही थी कि आधार, ये बताना पड़ रहा है कि भाई आधार कार्ड पहचान पत्र है, नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं है। और ये एक तरह से कोशिश की जाती है कि आधार के आधार पर ही जो है नागरिकता मिल जाए। ऐसा नहीं है, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, जगह जगह से ये फर्जी आधार कार्ड पकड़े गए। ज़्यादातर जो है वो रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान जो है उनके पकड़े गए। अभी इंटरनेट पे सारी जानकारी लोगों को मिल जाएगी। इस आधार कार्ड के आधार पर जो ये बातें की जा रही हैं, ये पूरा जो वोट बैंक बनाने की जो कोशिश की जा रही है, ये जो SIR अगर आ जाता है तो इससे कितनी बड़ी चोट पहुंचेगी और क्या इसको रोका जा सकता है इसके बाद? देखिए, पहली बात तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। लोग आधार को पता नहीं क्या समझ बैठे हैं। जो आज कानून चल रहा है, कल को कानून बदल जाएगा तो हो सकता है आधार कुछ और हो जाए। वर्तमान कानून के अनुसार आधार आइडेंटिटी का प्रूफ है। आधार न तो एज प्रूफ है, हालांकि उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। आधार न रेजिडेंस प्रूफ है, जबकि उस पर रेजिडेंस लिखा होता है। आधार न सिटीजनशिप का प्रूफ है। आधार न नागरिकता का प्रमाण है, न उम्र का प्रमाण है, न निवास प्रमाण पत्र है। आधार सिंपल ये बताता है कि मैं अश्विनी उपाध्याय हूँ, आप तृप्ति श्रीवास्तव हैं, इतना ही बता, इसके अलावा कुछ नहीं बताता। लेकिन उस दिन मतलब गजब की दलीलें दी जा रही थी। बोले आधार है तो फिर आधार के बेस पे सरकार आधार पे चल रही है। ये अरे भैया, आधार मतलब, और एक बड़े दिग्गज वकील उसको बहस कर रहे थे, भूतपूर्व कानून मंत्री इस पूरे मुद्दे को बहस कर रहे थे, कपिल सिब्बल जी कर रहे थे। ठीक है, वो दलीलें दे रहे हैं कि अरे आधार बन गया है। अच्छा, एक और दलील आई, मतलब आप शायद मैं आपको बता दूं कि और एक नई दलील आई कि साहब जिन्होंने पिछले लोकसभा में वोट दे दिया उनको आप नाम कैसे काट सकते हैं? आप सोचिए जरा, कोई आदमी फर्जी डॉक्यूमेंट बना के वकील बन जाए और सुप्रीम कोर्ट के बार में रजिस्टर भी कर ले या हाई कोर्ट में रजिस्टर भी हो जाए, और 4 साल के बाद 5 साल के बाद पता चले कि इसका डॉक्यूमेंट तो फर्जी है, तो क्या उसको वकालत, वो कंटिन्यू वकालत करने दिया जाएगा? उसको बार से लात मार के भगाएंगे? हाँ। कई बार ऐसा होता है कि लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा के टीचर बन जाते हैं। 10 साल के बाद पता चलता है तो टीचर तो फर्जी है। फिर तो कल वो बोलेगा जी हमने तो 10 साल पढ़ा दिया, अब हमको तो रिटायर यहीं से होने जाने दो। मतलब ऐसी बकवास दलीलें चल रही हैं। नहीं, इस दलील के लिए तो एक सबसे बड़ी बात तो यही है ना, जो बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र जो है किशनगंज, क्योंकि पांचजनी ने इस पर रिपोर्ट भी छापी है, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया में सैचुरेशन रेट 120% के ऊपर पहुंच गया है और किशनगंज में 126% के आसपास, यानी 100 के ऊपर 126 आधार कार्ड। तो जब ये वोट में तब्दील होंगे तो आप ये 26 लोग कहाँ से आए, ये तो पूछना पड़ेगा ना, इसकी तो जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, इस पे तो अंकुश लगाना पड़ेगा ना। देखिए, बहुत ही ये ओपन एंड शट केस है, बहुत साफ केस है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बिहार में बहुत बड़ी मात्रा में आ गए हैं। वो बंगाल के रूट से आए हैं, वहाँ से एंट्री करना आसान होता है, बॉर्डर थोड़ा खुला हुआ है तो वहाँ से आगे बस गए हैं। पहले वो पहले बांग्लादेश से बंगाल आते हैं, थोड़ा मिक्स होते हैं, कल्चर समझते हैं, थोड़ा हिंदी सीख लेते हैं, बातचीत सीख लेते हैं, डॉक्यूमेंट उनको वहाँ से मिल जाता है और फिर वो मूव करना शुरू कर देते हैं। ये घुसपैठिए मैंने इसलिए कहा कि पूरे देश में होना चाहिए, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। मेरा कार्यक्रम था जबलपुर में, वहाँ एक आर्मी कैंट एरिया है। मैं वहाँ गया तो देखा तो पूरी झुग्गी बस्ती बनी पड़ी है। हमने कहा झुग्गी बस्ती कैसी भाई? बोले बांग्लादेशियों ने झुग्गी बना ली है। मेरा कार्यक्रम सूरत में था,
एयरपोर्ट्स में बाहर देखा, बड़ी बड़ी झुग्गी बस्ती में, ये झुग्गी किसकी? बोले बांग्लादेशी ने यहाँ झुग्गी बना लिया। तो मतलब वो भारत, आपका हरियाणा का, चाहे वो हिसार हो, चाहे आपका रोहतक हो, वहाँ तक वो घुसपैठिए आ रहे हैं। और आ रहे हैं, पहले वो धीरे से आ रहे हैं, कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन लेबर का काम करते हैं, कुछ ये अपना कूड़ा उड़ा उठाने वाला काम शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे मिक्स हो जाते हैं, फिर वहाँ कारपेंटर का काम शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे करके वो सेटल होते चले जा रहे हैं। आप ये बात करें उत्तराखंड, हाँ। आप बताइए, उत्तराखंड में पहुंच गए, जम्मू, हिमाचल। ये तो इसलिए ज्यादा खतरनाक हो जाता है ना कि आप अरे इंटरेस्टिंग, अच्छा आपने बताया, मेरा अभी जून के महीने मेरा कार्यक्रम था लेह यूनिवर्सिटी में, लद्दाख यूनिवर्सिटी में। मैं लद्दाख गया। लद्दाख सोचिए, अगर आपको बाई रोड जाना कितना टाइम लगेगा, ठीक है, पूरा हिमाचल क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा। वहाँ मुझे लद्दाख के लोगों ने बताया कि बांग्लादेशी लद्दाख में आके बस गए। करगिल की तो पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। करगिल में पहले 80% बौद्ध हुआ करते थे, अभी 20% बचे हैं। वहाँ पहले 80-20 का रेशियो जस्ट उल्टा हो गया, 20-80 हो गया करगिल का। लद्दाख में भी रोहिंग्या बांग्लादेशी पहुंच गए हैं। ये बिना पहुंचाए नहीं पहुंच सकते, इनको पहुंचाया जा रहा है, प्लान्ड वे में इनको बचाया जा रहा है। इनको बसों में भर भर के ऑल इंडिया टूर एंड ट्रेवल की जो बसें परमिट वाली होती है ना, ऑल इंडिया टूर परमिट वाली बसें, उसमें इनको यात्री के रूप में भरा जाता है और जाते हैं। और जाके जहाँ इनको कोई 2-4 किलोमीटर पे खाली जगह मिल गई, हाईवे किनारे लगा, भाई सुनसान है, यहाँ कोई नहीं आएगा, पहाड़ियों किनारे सुनसान, कोई नहीं आएगा, वहीं इन्होंने झुग्गी डाला, वहाँ रहना शुरू किया। पहले पंचर बनाया, ये किया वो किया, फिर थोड़ा थोड़ा काम ढूंढा और काम ढूंढ के वहीं शुरू। ये हो रहा है, बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, घुसपैठियों को सज़ा देने से ज़्यादा ज़रूरी है घुसपैठियों के मददगारों को सज़ा देना। मैं इसलिए सरकार से पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूँ, आप केवल घुसपैठ को गंभीर अपराध मत घोषित करिए, बल्कि घुसपैठियों की मदद करने को जघन्य अपराध घोषित करिए। ये बड़े यहाँ के ओट जीवी नोट जीवी जो गद्दार हैं, जो पार्षद बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए ऐसी गद्दारी कर रहे हैं, जब तक उनके ऊपर चोट नहीं पड़ेगी, जब तक ऐसे लोगों की नागरिकता नहीं खत्म होगी, जब तक ऐसे लोगों के चुनाव लड़ने पर आजीवन बैन नहीं होगा, जब तक ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर कंप्लीट बैन नहीं होगा, तब तक ये घुसपैठियों को बसाना बंद नहीं करेंगे। घुसपैठियों को बचाने की बात है कि ये हमने देखा है, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, मार्केट में इन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली है। उसको लेके लोग जागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जहाँ पे भी हमने देखा है, अभी आप हल्द्वानी का वो मामला देखिए, वहाँ पे किस तरह से अवैध तरीके से सबके सब बस गए थे रेलवे की ज़मीन पे और हटाने पहुँचे, तो फिर वो एकदम मानवाधिकार याद आ जाते हैं लोगों को, जो उनका पक्ष लेते हैं और जो वहाँ पे रह रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है उनके साथ क्या हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये जो घुसपैठ का सीमा क्षेत्रों में, जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं, वहाँ पर इनका बसना, इनका जनसंख्या विस्फोट होना, डेमोग्राफी चेंज होना भारत के लिए कितना खतरनाक है और कानून में कैसे बदलाव किया जा सकता है कि इसे रोका जा सके। देखिए, डेमोग्राफी का जो तेज़ी के साथ ही चेंज हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। खतरा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई चीज़ें हम लोग वर्तमान में सोचते नहीं हैं और बाद में पछताना पड़ता है। राजा रणजीत सिंह जी पूरे पंजाब के राजा थे। पंजाब के 2 टुकड़े हुए, एक पंजाब भारत में आया, दूसरा पंजाब पाकिस्तान में गया। सिखों की संख्या बराबर थी पूरे पंजाब में। जो पंजाब, ईस्ट पंजाब भारत में आया, उसमें सिख आज भी 65% है। लेकिन जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया, वेस्ट पंजाब, पंजाब के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पंजाब वेस्ट पंजाब, आज वहाँ सिख 0 हो गए। ननकाना साहब में सिख 0 हो गए। ये हमें समझना पड़ेगा। पंडित नंदराम टिक्कू 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे। कभी कल्पना नहीं किया, उन्होंने सोचा नहीं था। और बाद में क्या हुआ, अफगानिस्तान से हिंदू खत्म हो गए। राजा हरि सिंह जी जब कश्मीर के राजा रहे होंगे, तो कभी सोचा होगा कि कुछ दिन के बाद यहाँ डेमोग्राफी बदल जाएगी और कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। बंगाल, पूरे बंगाल में हिंदुओं की संख्या बराबर थी। बंगाल के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। जो हमारे पास वेस्ट बंगाल है, उसमें हिंदू 70% है। और जो ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बना, बाद में बांग्लादेश बन गया, वहाँ तो हिंदू के साथ क्या हो रहा है देख लीजिए। 7% बचे। 7% बचे हैं। क्यों? जबकि पूरे बंगाल में हिंदू एक समान थे, पूरे पंजाब में हिंदू एक समान थे, सिख एक समान थे। ये बात पता नहीं हमारे जजेज क्यों नहीं समझते, हमारे बाकी जो बुद्धिजीवी हैं, तथाकथित जिनको बुद्धिजीवी कहा जाता है, वो क्यों नहीं समझ रहे कि भारत में तब तक संविधान है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू जहाँ कमज़ोर होता है, जिस एरिया में ख़त्म होता है, वहाँ संविधान काम नहीं करता, वहाँ रूल ऑफ लॉ काम नहीं करता, वहाँ पुलिस भी ठीक से काम नहीं कर पाती, वहाँ डीएम कलेक्टर ठीक से काम नहीं कर पाते।
आप इलेक्शन कमीशन के जो सेंसिटिव बूथ हैं उनकी लिस्ट उठा के देख लीजिए। जहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं वो बूथ सुरक्षित, वो वहाँ शांत है, वो कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। जहाँ हिंदू 70% हो जाते हैं उस बूथ को इलेक्शन कमीशन सेंसिटिव बूथ कहता है, और जहाँ हिंदू 50% हो जाते हैं उसके लिए वो इलेक्शन कमीशन उसको हाई सेंसिटिव बूथ कहता है। इसका मतलब हिंदू खत्म होता है तो सेंसिटिव क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो चीज़ें हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं सोची वो हुई। आखिर मनमोहन सिंह जी को अपना मकान दुकान खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा, आडवाणी जी को अपना खेत खलिहान छोड़ के भागना पड़ा, राम जेठमलानी जी को अपना सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा, आप इंद्र कुमार गुजराल साहब को अपना सब कुछ छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, लाला अमरनाथ के फादर लाला अमरनाथ जी, सुनील दत्त के परिवार, पृथ्वीराज कपूर, गुलजार साहब का परिवार, देवानंद जी का परिवार, सब कुछ तो अपना छोड़ के। क्यों? डेमोग्राफी बदली, अशांति फैली, तो फिर जो शांतिप्रिय आदमी है वो अशांत क्षेत्र में नहीं रह सकता। ये जो भारत में हो रहा है और बड़े प्लान्ड वे में हो रहा है, ये हमारे लिए एक बड़ा वेजिंग वॉर है। मैं इसको कहता हूँ, जिसको लीगल भाषा में कहते हैं वेजिंग वॉर, इनडायरेक्ट वॉर, या अप्रत्यक्ष युद्ध है। मैंने अपनी PIL में लिखा है, धर्मांतरण, ये घुसपैठ हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए घुसपैठियों के मददगारों पे NSA लगाइए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाइए। हमने अपनी हमने इस वाली याचिका में लिखा है, जो हमारी दूसरी SIR वाली PIL उसमें भी लिखा है, धर्मांतरण, ये घुसपैठ, ये अपने आप में एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए घुसपैठियों के मददगारों पे UAPA लगाइए। घुसपैठ अपने आप में इनडायरेक्ट वॉर है, भारत पे कब्जा करने के लिए किया जा रहा है, ये घुसपैठ कराई जा रही है, प्लान्ड वे में कराई जा रही है। इसलिए घुसपैठियों के मददगारों पे वेजिंग वॉर की धारा लगाइए। घुसपैठियों के मददगारों की सिटीजनशिप खत्म करना शुरू करिए। जो घुसपैठी हैं वो तो भारत के नागरिक SIR से हट जाएंगे, लेकिन जो घुसपैठियों की मदद करते हैं इनकी नागरिकता खत्म करिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको FCRA भी खत्म करना पड़ेगा, आपको घुसपैठ के लिए एक नया कानून बनाना पड़ेगा। जो BNS है इसी में एक नया चैप्टर डालना पड़ेगा, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि 1955 का सिटीजनशिप एक्ट कहता है कि जो भारत में पैदा हो गया वो भारत का नागरिक हो गया। तो घुसपैठिए, ये बांग्लादेशी भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन बांग्लादेशी का जो बच्चा भारत में पैदा हो जा रहा है वो उस कानून के कारण भारत का नागरिक कल को लड़ेगा, बोले हम तो जी यहीं पैदा हुए थे, तो हमको तो नागरिकता मिलनी चाहिए। और फिर ये 10-20 वकीलों की फौज उनके लिए भी खड़ी हो जाएगी कि साहब हम तो देखो 10 साल के, हम तो 15 साल के, हमको बाहर कैसे निकाल सकते हैं, हम तो, हमारा तो जन्म ही यही हुआ। तो जो जन्म के आधार पर नागरिकता देने वाला कानून है, नेहरू जी ने जो बनाया था, उसको भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा, उसको भी बदलना पड़ेगा। इनकी फंडिंग रोकनी पड़ेगी, इनको हवाला के ज़रिए फंडिंग हो रही है, ड्रग कारोबार से जो पैसा आ रहा है उस पैसे से इनको फंडिंग हो रही है, नकली दवाइयों के कारोबार से जो पैसा आ रहा है उस पैसे से इनको फंडिंग हो रही है, 40 लाख एकड़ ज़मीन पे जो वक्फ बोर्ड कब्जा करके बैठा है और वक्फ प्रॉपर्टी का जो पैसा आ रहा है उस पैसे से इनको सेटल किया जा रहा है, इनको बसाया जा रहा है। तो कई तरीके की फंडिंग हो रही है, बाहर से फंडिंग आ रही है FCRA के ज़रिए, अंदर से फंडिंग हो रही है, जो ड्रग का पैसा है, नकली दवाओं का पैसा है, जो इकट्ठा चंदा इकट्ठा किया जा रहा है उसका पैसा है। तो जब तक इनकी कमर नहीं तोड़ेंगे और कानून, और जब वो तभी हो सकता है जब कानून बने। बिल्कुल, कानून इसलिए भी बनना चाहिए। आपने बांग्लादेश की बात की, आपने पाकिस्तान की बात की, अफगानिस्तान की बात की, जहाँ जहाँ से हिंदू जो हैं बहुसंख्यक से कम हुए हैं वहाँ से वो गायब ही होते जा रहे हैं। और ठीक इसी तरह से भारत के जो सीमा क्षेत्रों की आप बात करें, या यहाँ जहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है, झारखंड जैसे राज्य भी, वहाँ से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। ये कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है, ये रिपोर्ट्स हैं, सारी मीडिया में ये सारी रिपोर्ट्स हैं। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब SIR अगर करते हैं, आप अगर पूरे देश की बात करें या बिहार में भी होता है, तो ये जो जिनका नाम उसमें नहीं आएगा, जिनकी पहचान जो है वो संदिग्ध मानी जाएगी, जो वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे, क्या उनकी जांच के लिए भी कोई तरीका होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए, फिर उनकी जांच की जाए, वरना उनको हटाया कैसे जाएगा? नहीं, देखिए पहली बात तो एक तो जो इसमें बहुत कुछ फिल्टर हो जाएंगे, जो नकली होंगे वो जल्दी आएंगे नहीं, सामने इकट्ठे नहीं आएंगे, तो कुछ तो इसमें फिल्टर हो जाएंगे। लेकिन जब तक इसका समाधान अगर आप हमसे पूछें, समाधान ये है, हर जिले में आपको 10-20 घुसपैठी आराम से मिल जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के आसपास से मिल जाएंगे, कहीं बैठे होंगे झुकी बना के। हर जिले में 10 घुसपैठियों को पकड़िए और पकड़ के उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए। टेस्ट करके उनसे पूछिए घुसपैठियों से कि तुम बॉर्डर पे तुम्हें अंदर कौन लाया, अंदर आए तुम्हारा आधार किसने बनाया, राशन कार्ड किसने बनाया, ड्राइविंग लाइसेंस किसने बनाया, बर्थ सर्टिफिकेट किसने बनाया, वोटर ID किसने बनवाया। चारों डॉक्यूमेंट, बाकी जो डॉक्यूमेंट है उसमें वो किसी दलाल का नाम लेगा,
लेकिन जो पांचवा डॉक्यूमेंट है वोटर आईडी, वो पक्का किसी न किसी एक लोकल नेता का नाम लेगा, किसी पूर्व विधायक का नाम लेगा, पूर्व प्रधान का नाम लेगा, किसी पार्षद का नाम लेगा, या किसी वर्तमान पार्षद प्रधान, किसी न किसी का नाम लेगा। और इसका मतलब हर घुसपैठिया 5 से 6 नाम लेगा। तो आपने 10 घुसपैठियों को पकड़ा तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया तो कम से कम 50 नाम आपके सामने आ गए। इन 50 के खिलाफ NSA लगाइए, UAPA लगाइए, वेजिंग वॉर लगाइए, देशद्रोह लगाइए, गैंगस्टर लगाइए और लगा के इनको जेल में ठूस दीजिए, इनकी नागरिकता खत्म कर दीजिए, फिर बंद हो जाएगा। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत, भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित, और हमारे दादा और हमारे पिताजी कहते थे लोहा लोहे को काटता है। जब तक ये लोहा लोहे को काटता वाला सिद्धांत नहीं आएगा तब तक ये दिक्कत बनी रहेगी। लेकिन अब एक और आगे समस्या ये है कि चलो जहाँ जहाँ राष्ट्रवादी सरकार है वहाँ तो ये हो जाएगा, लेकिन जहाँ तथाकथित सेकुलर सरकार है, वामपंथी सरकार है, वहाँ तो पुलिस ये काम नहीं करेगी। तो उसका एक ही समाधान है कि भारत में 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू किया जाए, यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू किया जाए, भारत में यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू किया जाए, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू किया जाए और 1 नेशन 1 पुलिस कोड। पूरे देश की पुलिस एक कानून से चलेगी, पूरे देश की पुलिस एक तरीके से व्यवहार करेगी, पूरे देश की पुलिस बुलडोजर लेके दौड़ेगी, पूरे देश की पुलिस ये काम करे। वो तभी हो सकता है जो पुलिस राज्य सरकारों के अधीन है वो राज्य सरकारों के अंडर में ना होके उसके लिए 1 नेशन 1 पुलिस कोड हो जाए। आप बात जो कर रहे हैं 1 नेशन 1 पुलिस कोड, ये अच्छा है। आप कई तरह की याचिकाएं भी डालते हैं, कई आपने बताया कि भारत के कई ऐसे कानून हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात भारत की वो कानून व्यवस्था जहाँ पर लोगों को सालों बीत जाते हैं, उनकी पूरी उम्र बीत जाती है और न्याय की प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं, केसों की सुनवाई नहीं होती, वहाँ कानून बदलवाना या कानून के अंदर संशोधन करवाना ये कितना बड़ा चैलेंज है और इसको कैसे हासिल किया जा सकता है? बहुत बड़ा चैलेंज है तृप्ति जी, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो शायद बहुत दिन तक ये टाला नहीं जा सकता। लोग जागरूक हो गए हैं, लोग डिमांड करने लग गए हैं। तृप्ति जी लगातार सवाल पूछ रही हैं, ऐसे और भी बहुत सारे लोग जागरूक हैं जो इस बातों पे चर्चा कर रहे हैं। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जस्टिस विद इन का मतलब सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में। कुछ लोग कहेंगे ये कैसे हो सकता है? 100% हो सकता है। भारत में तो पहले जस्टिस विद इन आवर होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने जो लागू किया था जस्टिस विद इन आवर, उनके आप दरबार में पहुंचिए, 1 घंटे के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। मुकदमा कॉम्प्लिकेटेड है, जस्टिस विद इन डे, 1 दिन में फैसला हो जाएगा। मुकदमा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह में फैसला हो जाएगा। बस इसके अलावा 1 सप्ताह ज़्यादा कोई केस जाता ही नहीं था, न छत्रपति शिवाजी महाराज के समय न रानी अहिल्याबाई होलकर जी के राज में, और ये राजा विक्रमादित्य के समय भी लगभग चल रहा था, लगभग सेम सिस्टम था। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने ये कहा था, झूठ को बहुत गंभीर अपराध घोषित कर रखा था तीनों ने, राजा विक्रमादित्य, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर। झूठ अगर बोले, चोरी कर लिया एडमिट कर लोगे चलेगा, लेकिन चोरी कर लिया और झूठ बोल दिया ये नहीं चलेगा। दुनिया के कई देशों ने हमारे उस जुडिशियल सिस्टम को अपनाया। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना जघन्य अपराध है। दुनिया के कई देशों में झूठे कागज तैयार कराना जघन्य अपराध है। आप अमेरिका में झूठ बोलने पे 10 से 20 साल की सजा है। इसलिए जब डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया वहाँ अमेरिका में, उससे पूछा तुमने रेकी किया? बोले हाँ रेकी किया। सोचिए आतंकवादी कितना ईमानदार हो गया। जानते हैं क्यों हो गया? क्योंकि रेकी करने की सज़ा अमेरिका में 5 से 10 साल है और झूठ बोलने की 10 से 20 साल है। तो उसने सच बोल दिया रेकी किया तो 5 साल की सज़ा। अगर कह देता रेकी नहीं किया और नार्को टेस्ट करके पद कन्फर्म हो जाता तो 10 से 20 साल बाद झूठ वाली। इसलिए उसने चालाकी से बोला हाँ हाँ रेकी किया। ये झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही, झूठा वकालतनामा, ये जो झूठ चल रहा है, फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर आईडी, फर्जी वसीयत, फर्जी विरासत, ये जो तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, इसको रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। न्यायिक सिस्टम हमारे देश में कोई भी मुकदमा हो, मैं अपने पूरे अनुभव के आधार पे कहता हूँ, सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर हो, टैक्स का मैटर हो, कारपोरेट मैटर हो, कॉन्ट्रैक्ट का मैटर, कोई भी मैटर 1 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता। आराम से 3 महीने 4 महीने में फैसला होना शुरू हो जाएगा। केवल और केवल झूठे कागज बनाने और बनवाने को हम जघन्य अपराध घोषित कर दें, 10 से 20 साल सजा कर दें, और झूठी गवाही को, झूठी शिकायत को कर दें। अल्टीमेटली भारत में आप समझिए जरा, 5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं। 5 करोड़ मुकदमों का 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए,
पति पत्नी 2 बच्चे माता पिता, इतना एवरेज मान के चलिए। तो यानी 5 करोड़ मुकदमों के कारण 30 करोड़ लोग भारतीय टेंशन में हैं। और वो टेंशन में कैसे हैं? उनका मुकदमा 30 साल 40 साल 50 साल से चल रहा है। जौनपुर ज़िले में एक आदमी ने फर्जी वसीयत बना लिया, असली वसीयत वाला बेचारा फर्जी वसीयत वाले से लड़ रहा है। 1985 में मुकदमा शुरू हुआ और अभी वो चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है। अगर आज वो डिसाइड हो जाए, 40 साल बीत चुके हैं, अभी चकबंदी अधिकारी के यहाँ चल रहा है। आज डिसाइड हो जाए तो उसके बाद वो एसओसी के यहाँ जाएगा, फिर डीडीसी के यहाँ जाएगा, फिर चकबंदी कमिश्नर के यहाँ जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। तीसरी जनरेशन मुकदमा लड़ रही है। ये हालत है। क्यों? क्योंकि झूठी वसीयत बनवाना अपराध नहीं है, झूठी गवाही देना अपराध नहीं है। हमारी सामाजिक समरसता तार तार हो रखी है इस सड़े हुए जुडिशल सिस्टम के कारण। हमारे तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी कितनी देर से फैसला आता है, जब फास्ट ट्रैक होने के बाद भी। अब आप इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अब फास्ट ट्रैक पे तो नहीं चला, पर आप कन्हैया लाल के, क्योंकि अभी हाल ही में उनकी वो फिल्म आने वाली थी तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। जो चीज़ें वीडियो एविडेंस के तौर पर मौजूद हैं, जो समाज को डराने के लिए वीडियो बनाया गया, आप सोचिए 3 साल हो गए, उस पर अभी भी सुनवाई चल रही है, कोई फैसला नहीं हुआ। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, ये तारीख पे तारीख क्यों चाहिए? हाँ, क्यों चाहिए तारीख पे तारीख? अरे जिसने मारा वो कह रहा है मैंने मारा, उसका वीडियो अवेलेबल है, फॉरेंसिक टेस्ट कर लो, उसकी ऑडियो वीडियो और कंफर्म कर लो। और जब साइंटिफिकली प्रूव हो गया मारा, तो उसके लिए क्यों चाहिए भैया? क्यों चाहिए 36 गवाह? क्यों चाहिए 100 गवाह, 200 गवाह? क्यों जांच होगी, जिरह होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ये फलाना ठिकाना होगा? मैं इसलिए तो कहता हूँ, हमारे जो जज साहिबान हैं, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस माननीय और हाई कोर्ट के जजेस जो संविधान की शपथ लेते हैं, उनको पूरी दुनिया में पता है क्या हो रहा है। पूरी दुनिया घूमते हैं, ब्रिटेन में जाके लेक्चर देंगे, अमेरिका में जाके लेक्चर देंगे, कहाँ कहाँ जहाँ जाके लेक्चर दे के आते हैं। स्वाभाविक सी बात है, लेक्चर देने जाते होंगे तो वहाँ से कुछ सीखते भी होंगे, समझते भी होंगे, भाई बात भी करते होंगे, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है। पता नहीं क्यों जब जस्टिस विद इन ईयर की बात होती है तो सबका मुंह बंद हो जाता है। मैं इतने दिन से सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा था कोई एक जज तो बोलेगा सुप्रीम कोर्ट का, हाँ भाई भारत में जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए। किसी ने बोला क्या नहीं है। दिक्कत क्या है उनको? पता नहीं क्या दिक्कत है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग दुनिया भर की बात करेंगे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं कहेंगे हाँ भैया काम करो। अमेरिका में है, सिंगापुर में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया के कई देशों ने झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बना दिया। भारत में भी बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? ये तो एडमिसिबल ही नहीं है भारत में। तो भारत में तो एडमिसिबल नहीं है। एक व्यक्ति 1990 में 4 हमारे एयरफोर्स के जवानों को मारा, उसने टीवी पे एडमिट किया मैंने मारा, उसका वीडियो अवेलेबल है, और कह रहे हैं ये नहीं चलेगा। अब उस आतंकवादी के खिलाफ कौन आके गवाही देगा? लफ्ज़ जिहाद के सारे केस, लफ्ज़ जिहाद से जो पीड़ित परिवार हैं वो एफआईआर नहीं कराना चाहते। क्यों? कि उनका ये कहना है कि भैया 20-30 साल मुकदमा चलेगा, हमारी बेटी का तो शादी की उम्र खत्म हो जाएगी, और ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपके कोर्ट के अंदर क्रॉस एग्जामिनेशन में कि अभी जो बेटी नहीं, जिस ट्रॉमा से नहीं गुजरी है, उससे ज़्यादा तो बाद में उसको ट्रॉमा हो जाएगा। हाँ, ऐसा वो केस, अजमेर वाला केस ऐसे ही हुआ था। भाई यही होगा क्या? मान लिया 20 साल की बेटी है, उसके साथ लफ्ज़ जिहाद हुआ है, अगर नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके सजा दे दिया जाए तो 1 साल में केस खत्म हो जाएगा, बेटी अपना कहीं और शादी कर लेगी। अब 20 साल में अगर एफआईआर करे और मुकदमा 20 साल चलेगा तो 40 साल तो उसको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और जब कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े उससे शादी कौन करेगा? भारत में 50% समस्याएं सुप्रीम कोर्ट ठीक कर सकता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। भारत में 50% समस्याओं का रूट काज ये सड़ा हुआ जुडिशल सिस्टम है। सड़ा हुआ जुडिशल में वर्ड बड़ी जिम्मेदारी से सड़ चुका है पूरी तरीके से। जिन मुकदमों का फैसला 3 महीने में होना चाहिए, 4 महीने में होना चाहिए, उसके वो मुकदमों का फैसला 10 साल 15 साल लगता है। ऐसे मुकदमे जो सुप्रीम कोर्ट तक आने नहीं चाहिए, पूरी गाइडलाइन होनी चाहिए। भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है। छोटा छोटा टुच्चा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता जा रहा है, नीचे मतलब कोई वही नहीं। इस सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। मैं आशा करता हूं कि माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी संविधान में जो उन्होंने शपथ लिया उसको समझेंगे, जुडिशियल रिफॉर्म ठीक करेंगे। अब सोचिए एक जज के घर में नोटों का बोरा मिला है, एफआईआर तक नहीं हो रही। हाँ, नोटों का बोरा मिला है, एविडेंस है, सब कुछ है, ट्रांसफर कर दिया ना, बस हो गया। यही कोई आम आदमी होता तो ये एक देश में जो 2 विधान चल रहा है ना, ये बंद करने की ज़रूरत है कि भाई जज साहब हैं तो अलग विधान चलेगा और बाकी दूसरे हैं तो अलग विधान चलेगा। नहीं, ये नहीं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात को समझेंगे। आज थाना अगर भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है तो इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचार के मुकदमे 30 साल 40 साल चलते रहते हैं। आज तहसील दलाली का अड्डा बना हुआ है, फर्जीवाड़े का अड्डा बना हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट तहसील में फर्जी हो रहे हैं। जिसका मकान नहीं है
जिसकी ज़मीन नहीं है वो आके ज़मीन रजिस्ट्री करके चला जा रहा है। मैं आपको मथुरा का एक केस बताता हूँ। मथुरा में माँ की डेथ हो गई 75 में, बेटा नहीं था और पूरी अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को उन्होंने दे दिया। ठीक है, 75 में माँ की डेथ हो गई, जिसने ज़मीन अपनी बेटी को दिया था। 1995 में 20 साल के बाद उस माँ को जिंदा कर दिया कागज पे, और जो बेटी जिंदा थी उसको मार दिया कागज पे, और वो जमीन रजिस्ट्री करा लिया गांव के लोगों ने। आप सोचिए जरा, न रजिस्ट्रार को डर लगा, न पेशकार को डर लगा, न तहसीलदार को डर लगा, न बर्थ सर्टिफिकेट बनाने वाले में कोई खौफ पैदा हुआ। सब उन्होंने जो विद्या देवी नाम था उनका, जो विद्या देवी 75 में मर गई थी, 1995 में उनके सारे सर्टिफिकेट तैयार हो गए और विद्या देवी तहसील आई और फोटो खिंचवाई आई, जो 20 साल पहले मर गई थी, और अपनी 14 बीघे ज़मीन गांव वालों को देके चली गई, दान करके चली गई। और बेचारी, और उससे दुख और कि उनकी बेटी जो जिंदा है और 2025 में मरी है, वो 1995 से लेके 2025 30 साल कागज लेके दौड़ती रही कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, और प्रूफ नहीं कर पाई। जब मर गई, अखबारों के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी, उसके बाद खाना पूर्ति के लिए वो जिन लोगों ने किया था उनके खिलाफ FIR हुआ। मैं तो कहता हूं ऐसी घटनाओं से हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को ना अपना माथा पीट लेना चाहिए। ऐसी घटनाओं को सुनने के बाद 2-4 दिन उनको नींद नहीं आना चाहिए, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये फलाने डॉक्ट्रिन, ये कैम्ब्रिज का जजमेंट और अमेरिका का जजमेंट और फलाने का जजमेंट, और आप न्याय नहीं दे पा रहे लोगों को। ये जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली बंद हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, ये मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी बंद हो जाएगी, मानव तस्करी बंद हो जाएगी। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, माओवाद नक्सलवाद दम तोड़ देगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, अलगाववाद, जिहाद, मजहबी उन्माद बंद हो जाएगा। जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, जो हमारी 1000 बेटियां पर डे लफ्ज़ जिहाद का शिकार हो रही हैं, ये हमारी बच जाएंगी। साल में 5 लाख हमारी बहन बेटियां गायब हो रही हैं, उसका मूल कारण है सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। प्रतिदिन 1500 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में आप 6-7 आदमी मान के चलिए, यानी 10,000 हिंदुओं का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। इसके लिए सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था जिम्मेदार है। अगर भारत में अराजकता जो चल रही है, मतलब 1-1 लाख रुपए के लिए दूसरों की जान ले लेते हैं लोग, निश्चित 1-1 लाख रुपए के लिए, 2-2 लाख रुपए के लिए। मैं तो कितने देखता हूँ भाड़े के हत्यारे पकड़े जाते हैं, बोले कितने पे लोग, 1 लाख रुपए पे, 1-1 लाख रुपए पे भाड़े पे लोग हत्या कर दे रहे हैं। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमने क्या किया। आप माय लॉर्ड हैं, आप राइट टू जस्टिस, आपका काम है इंश्योर करना, फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू जस्टिस। करप्शन, क्राइम खत्म हो, इसके लिए पुलिस जितनी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी, उतनी जिम्मेदारी हमारे जजों की है। लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, कभी नहीं। 5 जजों की बेंच बने आई, 7 जजों की बेंच बनेगी, 9 जजों की बेंच बनेगी, एक मुकदमा 30 साल 40 साल, मतलब आधार वाला मैटर 40 दिन चला था, संविधान पीठ सुनी थी। 5 जजों की बेंच ने आधार मैटर को 40 दिन सुना था कि आधार, कहते हैं इतने सारे केस पड़े हुए, आधार वैलिड है कि इनवैलिड है, ये सुनने के लिए 5 जजों की बेंच 40 दिन बैठी थी। और जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए, इसके लिए कभी 2 जजों की बेंच भी 2 दिन भी नहीं सुनवाई की कि भारत में कैसे करें। मैं आज कह रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 1 साल के अंदर भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो सकता है। ड्राफ्ट बना के मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरे जैसे बहुत अश्विनी उपाध्याय हैं भारत में, जो जुडिशल रिफॉर्म के लिए काम करना चाहते हैं, अपने सुझाव देना चाहते हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट आगे आए तो आगे आ जाए, देखिए भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो जाएगा। जुडिशियल रिफॉर्म की भी ज़रूरत है और कानून को सख्त बनाने की भी ज़रूरत है, ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और जो ख़ासतौर से SIR के मुद्दे पे आपने जो बात कही है कि जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं, सिर्फ बिहार तक इसे सीमित नहीं रखना चाहिए, इसको पूरे देश में लागू होना चाहिए। और ये बात, मामला भी हालांकि कोर्ट में चल रहा है, लेकिन ये भी तय होना चाहिए कि कौन सा मामला कोर्ट तक जाना चाहिए, किसका क्या अधिकार है। चुनाव आयोग को उनके अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ें आती, कम से कम वो तो करने दिया जाए। ऐसे मामलों को भी कोर्ट को एंटरटेन शायद नहीं करना चाहिए। ऐसा ECI जो है, ECI इज द मास्टर ऑफ इलेक्शन। उसको पता है इलेक्शन कैसे कराना है, और उसका 2 ही काम है, वोटर लिस्ट तैयार करना, इलेक्शन कराना, वोटर लिस्ट तैयार करना, इलेक्शन तैयार करना।
अब वोटर लिस्ट कैसे तैयार होगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होगा, असली कैसे पकड़ेंगे, नकली कैसे पकड़ेंगे, नकली कोई ना आए, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, ये सरकार का भी काम नहीं है। हाँ, ये चुनाव आयोग बना ही इसलिए शुद्ध रूप से इलेक्शन का काम है, ना इसमें राज्य सरकार का काम है, ना केंद्र सरकार का काम है, ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का काम है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है, संवैधानिक उसकी ड्यूटी है, और इसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। भैया ठीक है, आप कर रहे हो, हमारे बताओ हमें क्या करना है, हम भी आपके कुछ कर देते हैं, लेकिन बैरियर नहीं बनना चाहिए, बाधा बन के नहीं खड़ा होना चाहिए। और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की आप जो है मतलब उसकी इमेज खराब करो। हो क्या रहा है, चूँकि जो हमारे संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन है, उसके पास अपना कोई प्रवक्ता तो है नहीं कि रोज़ रोज़ सबका जवाब देता घूमे, भाई कौन क्या कह रहा है सबका जवाब देता है। हालांकि बीच बीच में इलेक्शन कमीशन ये काम करता है, लोगों ने ईवीएम पे सवाल उठाया, कई तो बार उन्होंने बोला आ जाओ जी, हाँ आ जाओ जी, ईवीएम आओ हैक करके दिखा दो। एक महीने तक ईवीएम लेके बैठे रहे इलेक्शन कमीशन वाले, कोई नहीं कर पाया, कोई गया ही नहीं। इश्तिहार दिया, पॉलिटिकल पार्टियों को लिखा आओ जरा इलेक्शन कमीशन, एक पेचकस ले घुमा करते थे लेकिन गए नहीं वो पेचकस बाबू। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये एक तरीके से रेपुटेशन ख़राब करने वाली बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो बिहार में घुसपैठिए आए हैं, उसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है, उसके लिए सरकारें जिम्मेदार हैं, उसके लिए भ्रष्टाचार जिम्मेदार है, करप्शन। और करप्शन ख़त्म नहीं हो रहा है क्योंकि करप्शन भारत में जस्टिस विद इन ईयर नहीं है। तो आप ये देखिए कि इनडायरेक्टली करप्शन अगर जो चल रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा जुडिशल सिस्टम भी जिम्मेदार है। और जुडिशल सिस्टम को ठीक करना, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, ऐसे जस्टिस विद इन ईयर लागू करना ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट अपना लागू करे जस्टिस विद इन ईयर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी भारत जैसे लोकतंत्र, किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकता बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, क्योंकि एक वोट का अधिकार आप सरकार बनाने के लिए करते हैं, अपने अधिकारों के लिए करते हैं, और जिसका अधिकार नहीं है वो वोट देने के लिए आ जाए तो उसकी मंशा और उसके पीछे छिपे एजेंडा, उन सबको भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अश्विनी जी, आप आए, आपने चर्चा के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।